तो दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेस गंगापुर सिटी। दोस्तों, टॉपिक अपने का चल रहा है कुसमायोजन, है ना। कुसमायोजन पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कुसमायोजन के लक्षण, कुसमायोजन का अर्थ, कुसमायोजन की अवधारणा, कुसमायोजित व्यक्ति की पहचान आदि के बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं कुसमायोजन पार्ट 2 में कुसमायोजित व्यक्ति के मानसिक रोग, है ना। मतलब मानसिक रूप से व्यक्ति को हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति अब कुसमायोजित है। जैसे पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कुसमायोजित व्यक्ति के शारीरिक लक्षण, व्यवहारगत लक्षण, है ना, और एक बार बताया था संवेगात्मक लक्षण। लेकिन अब आज जो टॉपिक है वो है मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षण में कुछ रोग, कुछ बीमारियां, मेंटली बीमारियां व्यक्ति में पैदा हो जाती है जब वो व्यक्ति को लंबे समय तक कुसमायोजित हो जाता है। या फिर यूं कह दे कि कुछ बातें ऐसी पैदा हो जाती है व्यक्ति या बालक के सामने कि वो कुसमायोजित हो जाता है ना। जैसे इसके 4 प्रमुख रोग होते हैं। आप सीधा सा याद रखना, कुसमायोजित व्यक्ति के कितने रोग होते हैं या कितनी मानसिक बीमारियां होती हैं? 4। कौन कौन से वो चारों दोस्तों, और उन्हीं चारों पर आज अपन डिस्कशन करेंगे। वो चारों रोग हैं दोस्तों। नंबर 1 कुंठा, है ना। कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, ठीक है। दूसरा तनाव मतलब टेंशन, है ना। नंबर 3 द्वंद्व। तीसरा कौन सा है? द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। और चौथा है दोस्तों दुश्चिंता, है ना। एंजाइटी। 4 कुसमायोजित व्यक्ति के 4 मानसिक रोग माने गए हैं और इन्हीं चारों पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, इन पर डिस्कशन करें उससे पहले यदि मेरा वीडियो आपको पसंद हो, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं हर वीडियो की साथ में पीडीएफ डालता हूं और हर टॉपिक के गूगल फॉर्म पर आपसे टेस्ट पेपर भी लेता हूं, है ना। पिछले सारे वीडियो आप देखेंगे तो हर पेपर का मेरा टेस्ट पेपर है, हर वीडियो का, और हर टॉपिक का पीडीएफ है। तो पीडीएफ में इसलिए डालता हूं ताकि आप वीडियो को यदि 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लिया, उसके बावजूद भी कोई चीज समझ में नहीं आए या फिर मेरे समझाते समय कोई चीज रह जाती है तो पीडीएफ में आप अच्छे से समझ सकते हैं और हमेशा के लिए आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए पीडीएफ प्लस गूगल फॉर्मेट पर मेरा टेस्ट पेपर आप देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके और उस पर लिंक करें, है ना। जैसे आप लिंक करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, आपका मेरा वीडियो और टेस्ट पेपर आपके सामने होगा। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे आते हैं, तो टॉपिक क्या है? समायोजित व्यक्तियों के मानसिक रोग, है ना। 4 रोग हैं। पहला रोग कौन सा है? कुंठा, है ना, फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों, 2 शब्दों को, 2 रोगों को मैं एक साथ समझा रहा हूं आपको। एक तो कुंठा और दूसरा है तनाव, टेंशन, है ना। इन दोनों को अलग अलग रखना। कुंठा अलग चीज है और तनाव अलग चीज है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं तनाव। तनाव क्या है दोस्त? तुम ये देखते जी, दिन में 6 बार 10 बार इस शब्द का उपयोग कर लेते हैं तनाव, टेंशन। तनाव को तो नहीं लेते काम में, अंग्रेजी बोलते हैं टेंशन। कैसे बोलते देखो मैं बता। तो छोटी सी भी यदि हमें समस्या हो जाती है घर में, स्कूल में, कॉलेज में, बाजार में, दोस्तों फ्रेंड सर्कल में, या कोई मीटिंग में बैठे हैं, कोई पार्टी में गए, अगर हल्की सी समस्या में आ गई तो हम क्या कहते? अरे यार टेंशन में, कह देते ना।
अगर सुबह चाय नहीं मिली, जागते घर वालों ने चाय नहीं बनाई, तो क्या कहते थे, अरे आज बात मत कर यार, फालतू की टेंशन में हो, है ना। अगर ठंडा पानी नहीं मिला फ्रिज का, अरे यार बहुत गर्मी है लेकिन आज फ्रिज का पानी नहीं मिला, बड़ा टेंशन में हूं। हर जगह पर टेंशन, है ना। छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, टेंशन। ये आखिर टेंशन क्या है, ये तनाव क्या है ना। तो मैंने बार बार शब्द काम लिया दोस्तों कि छोटी सी समस्या आने पर ही टेंशन, बस यही तनाव है। क्या कि जब हम किसी छोटी मोटी समस्या का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाते और उस सफलता नहीं मिलने के कारण जब हमारे अंदर मानसिक दबाव पैदा हो जाता है ना, मानसिक खिंचाव पैदा हो जाता है, उसी मानसिक दबाव या मेंटली प्रेशर को हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। क्या बताया मैंने, छोटी मोटी समस्या सामने आने पर या किसी छोटी मोटी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर जो मानसिक दबाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है, उसी मानसिक दबाव को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं, है ना। यूं कहते हैं जैसे, अब इसका समायोजन क्या है, आपको मैंने बता रखा। समायोजन क्या है, वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन नहीं कर पाना या अपना तालमेल नहीं बिठा पाना ही क्या है, समायोजन, कुसमायोजन, सही है ना। और यदि तालमेल बिठा लिया, समायोजन है। तो कोई समस्या आई, उस समस्या का समाधान हम नहीं कर पाए या उस समस्या का सामना नहीं कर पाए, इसका मतलब हम कुसमायोजित हो गए। और वो समस्या का सामना नहीं कर पाने के कारण जो कुसमायोजन हुआ या जो मानसिक दबाव हुआ, वही मानसिक दबाव या कुसमायोजन क्या कहलाता है, तनाव या टेंशन कहलाता है। समझ गए आप, है ना। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं कुंठा क्या है, फिर दोनों को लेते हैं। अब कुंठा पर आओ, है ना। कुंठा या क्या कहते हैं इसी को, फ्रस्ट्रेशन, है ना। एक शब्द और आता है इसके लिए, कुंठा के लिए, भग्नाशा। क्या आता है, भग्नाशा। क्या है भग्नाशा, कुंठा। देखो तनाव का बड़ा रूप, तनाव का गहरा रूप क्या है, कुंठा है। मैंने तनाव को उदाहरण पहले इसलिए दिया कि पहले आप तनाव को समझ लें, उस हिसाब से कुंठा समझ में आ जाएगा। तनाव में क्या था कि छोटी सी समस्या आई, उसका समाधान हम नहीं कर पाए, तनाव पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों कुंठा क्या है, जब किसी बड़ी समस्या का समाधान बार बार प्रयास करने पर भी, याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, बार बार प्रयास करने पर भी, है ना, जब हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते, हम समाधान नहीं कर पाते, या खूब हमने प्रयास किए, खूब हमने कोशिश की, खूब बार बार प्रयास किए, उसके बावजूद भी हम परिस्थिति के साथ समायोजन या अनुकूलन नहीं कर पाए, तब हमारे अंदर जो मानसिक विपरीत परिस्थिति पैदा होती है, वो विपरीत परिस्थिति क्या कहलाती है, कुंठा कहलाती है। समझे क्या है, क्या बोला मैंने कि बार बार प्रयास करने पर भी, है ना, बार बार कोशिश करने पर भी जब हमें सफलता नहीं मिलती है और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारा मानसिक दबाव पैदा होता है, वही मानसिक दबाव क्या कहलाता है दोस्तों, कुंठा या भग्नाशा कहलाता है। अब दोनों में अंतर समझे क्या है, तनाव और कुंठा में। तनाव एक नॉर्मल स्थिति है, तनाव एक छोटी सी समस्या के कारण पैदा होता है, और भग्नाशा कोई बड़ी समस्या के कारण, है ना, एक बात। दूसरी बात, तनाव कब पैदा होता है, जब हमें असफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है लेकिन वो असफलता क्यों मिली, या यूं कहते हैं सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमने कोई प्रयास नहीं किया। बिना प्रयास किए जब हमें कोई असफलता मिलती है तो तनाव पैदा होता है, और प्रयास करने पर भी जब हमें कोई सफलता नहीं मिलती या असफलता मिलती है तो कुंठा पैदा होता है। समझे दोनों में अंतर। एक उदाहरण दे, रीट में आप अच्छी तैयारी करने वाले भी रीट देने जाएंगे,
और बिना तैयारी करने वाले मतलब केवल जिसने फॉर्म भर दिया और मस्ती से घूमता है, कोई मन में बात नहीं है कि मैंने रीट का फॉर्म भरा है एग्जाम के लिए कि एग्जाम की तैयारी कर, कुछ नहीं, उसने बस घर वालों के दबाव में आकर फॉर्म भर दिया, है ना, या दोस्तों ने फॉर्म भरा है मैं भी भर देता हूँ, भर दिया। अब आप तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं रीट की, है ना, या फर्स्ट ग्रेड की, और वो सामने वाला दूसरा आपका दोस्त कोई तैयारी नहीं करता है। आपने दिन रात तैयारी की, उसने बिल्कुल नहीं की। आप अच्छी तैयारी करके एग्जाम देने गए, वो रजाई में से उठ करके एग्जाम देने गया और दोनों कोई असफलता मिली, है ना, मतलब दोनों ही सफल नहीं हुए। अब सोचो आप, एक में तो कुंठा पैदा होगी और एक में तनाव। किसमें? जो बिना तैयारी के एग्जाम देने गया उसमें तो पैदा क्या होगा, तो परिणाम क्या है दोनों का? असफलता। तो बिना तैयारी के जब एग्जाम देने गया और परिणाम असफल आया, उसमें तो तनाव पैदा होगा। और तुम जो अच्छी तैयारी करके गए, तुम में क्या पैदा होगी? कुंठा पैदा होगी। क्यों? तो आप, मैंने बताया कि बार बार प्रयास करने पर भी, है ना, तो आपने अच्छी तैयारी की, अच्छे प्रयास किए, जब भी सफलता नहीं मिली, इसलिए आप में तो क्या पैदा होगी दोस्तों? कुंठा पैदा होगी। और आपके दोस्त में क्या पैदा होगा? तनाव। तनाव कैसे? वो भी थोड़ा सा तो प्रेशर आएगा, क्या, अरे यार नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा था, इतना सा वो सोचेगा। लेकिन तुरंत वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। कैसे? क्या सोच लेगा? अरे यार कौन सी मैंने तैयारी की, है ना, कोई बात नहीं, उसमें तो तनाव था, तुरंत सोच करके पॉजिटिव माइंड में लेकर के तुरंत तनाव को दूर कर लिया। लेकिन आप अपनी कुंठा को ऐसे दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की। एक बात समझ गए आप कुंठा क्या है। दूसरी पहचान कुंठा की क्या है दोस्तों, कि कुंठा में व्यक्ति को अच्छे से पता होता है कि मेरी सफलता में कोई न कोई रोड़ा है। रोड़ा मतलब कोई न कोई एक रुकावट है, कोई न कोई एक अवरोध है, और वो रुकावट या वो अवरोध मुझे सफल नहीं होने दे रहा है। ये कुंठा की पहचान। जैसे आपको असफलता, मान लो रीट में असफलता मिली, तुरंत आपको माइंड में एक बात आएगी, यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छा पेपर गया था, उसके बाद भी रिजल्ट मेरा पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब आरपीएससी में या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी चलती है, पेपर लग जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, कई बातें आपके सामने, आपके माइंड में आएंगी। तो इसका मतलब आप समझ गए क्या, कि कोई न कोई रुकावट है, वही रुकावट मुझे आगे नहीं बढ़ने नहीं दे रही है ना। मतलब एक बात क्या था दोस्तों कुंठा के लिए, उसको याद रखना, भगनाशा कुंठा के लिए, कि जीवन में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, है ना, बड़ा सामान्य सा वाक्य है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। मतलब इस बात को जब अपन सोचने लग जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, ये अगर हमने सोच लिया तो समझ जाइए कि क्या पैदा हो गए हमारे अंदर, कुंठा पैदा हो। और जब तनाव में ऐसा नहीं होता, है ना, तनाव में तो मैंने उदाहरण दिया, अरे यार जगह चाय नहीं मिली, है ना, तब टेंशन हो गया, और जैसे चाय मिल गई टेंशन खत्म, ठंडा पानी नहीं मिला टेंशन हो गया, जैसे पानी मिल गया वो टेंशन खत्म। तो छोटी मोटी समस्या के कारण तनाव, और किसी बड़ी समस्या, गंभीर समस्या, प्रयास करने पर भी असफलता, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, वो क्या है? कुंठा है ना, फ्रस्ट्रेशन है। ये है दोस्तों अब कुंठा और तनाव। एक बात, तीसरी बात हो कि तनाव अल्पकालिक होता है, कम समय के लिए होता है, और कुंठा दीर्घकालिक होती है, लंबे समय तक चलती है। और दोस्तों जब कुंठा बहुत लंबे समय तक चल जाती है तो गंभीर बीमारियां पैदा हमारे शरीर और मस्तिष्क के अंदर पैदा हो जाती है। कुंठा की ये भी बात याद रखना,
कुंठा जब लंबे समय तक चलती है तो क्या होता है, गंभीर बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये है आपका फ्रस्ट्रेशन कुंठा और टेंशन। तो अंतर याद रखना है ना, दोनों ही किसकी पहचान है, किसके रोग है, किसके है, उस समायोजन है ना, कुंठा और तनाव। ठीक है दोस्तों, तीसरी हम लेते हैं, तीसरा रोग क्या है, मैंने बताया था बोर्ड पर आपको, तीसरा है द्वंद्व, है ना, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व किसे कहते हैं, द्वंद्व क्या है, संघर्ष, द्वंद्व मतलब टकराव, संघर्ष। तो दोस्तों एक, मैं परिभाषा अर्थ बता रहा हूं द्वंद्व, एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में दो प्रकार के विचारों का टकराव ही क्या कहलाता है, दो प्रकार के विचारों का संघर्ष ही क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। मतलब विचारों का संघर्ष, मतलब मेरे और तुम्हारे विचारों का संघर्ष नहीं, केवल मेरे मस्तिष्क में दो प्रकार के विचारों का आ जाना, या तुम्हारे मस्तिष्क में दो प्रकार के विचारों का आ जाना ही क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है ना। इसे हम और भी कई नामों से जान सकते हैं द्वंद्व को, जैसे हमारे हिंदी में एक शब्द आता है दोस्तों, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, है ना। या फिर एक और शब्द आता है ऊहापोह की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति। या अब सीधा सा शब्द ले ले, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति, है ना। किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, है ना। हम कहते हैं नहीं, अरे यार मैं क्या करूं, मैं तो दो राही पर खड़ा हूं। दो राही पर मतलब ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां से दो रास्ते जाते हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, है ना। किम कर्तव्य मूढ़ की स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, द्वंद्व कहलाती है। मैंने बता दिया आपको कि जब हमारे अंदर दो प्रकार के विचार पैदा हो जाते हैं, है ना, तो क्या पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है। तो ये भी एक कुसमायोजन है, ठीक है ना। जैसे अब लेते मेरे को कोई उदाहरण जो आएगा आपको अभी, कि जब आप एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग ढूंढने निकलते हो कमरे पर से, तो कौन सी कोचिंग में जाओ, तो द्वंद्व पैदा होता है। कैसे होता है कि आपने अपने दोस्तों से पूछा, सीनियर से पूछा, या फिर खुद निकल गए कोचिंग की तलाश के लिए, है ना। वहां जाकर बात की तो पता लगा और साथियों से क्या उस कोचिंग में क्वालिटी क्लासेज में सारे सब्जेक्ट बढ़िया है ना, सारे सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे हैं, किंतु फीस ज्यादा है ना। दूसरी कोचिंग में नाम नहीं लूंगा मैं, वहां भी उसके बारे में पता लगाया तो पता लगा कि फीस तो कम है लेकिन टीचर्स अच्छे नहीं। अब द्वंद्व पैदा हो गया, क्या फीस बचाऊं तो सब्जेक्ट टीचर अच्छे नहीं, और सब्जेक्ट टीचर अगर खराब ले लूं तो फीस बच जाएगी। द्वंद्व पैदा हुआ, अब क्या करूं क्या ना करूं। यदि फीस बचाऊं तो पढ़ाई अच्छी नहीं, और पढ़ाई अच्छी लेनी है तो फीस ज्यादा, द्वंद्व पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों अब आपको ये तय करना तो पड़ेगा ही कि इसमें से एक को तो सेलेक्ट करें, क्या तो फीस बचा ले या फिर अच्छे टीचर सेलेक्ट कर ले। दो में से एक चीज का चयन तो करना ही है, और वही दो में से एक चीज का चयन करने की मजबूरी क्या कहलाती है, द्वंद्व कहलाती है ना। तो मैं एक सटीक मैंने उदाहरण दिया, इसी आधार पर दोस्तों मनोविज्ञान में तो द्वंद्व का अर्थ समझ गए पहले आप। द्वंद्व क्या है, मानसिक संघर्ष, मानसिक विचारों में संघर्ष।
एक ही व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के विचार आ जाना क्या है? द्वंद्व है ना। अब दोस्तों मनोविज्ञान में द्वंद्व के 3 प्रकार माने गए। कितने? 3 प्रकार, है ना। कौन कौन से हैं वो? द्वंद्व, ठीक है, के प्रकार। द्वंद्व के प्रकार। पहला प्रकार है दोस्तों ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, ठीक है ना। ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। दूसरा है परिहार परिहार द्वंद्व, है ना। और तीसरा है ग्राह्य परिहार द्वंद्व। तीनों के नाम याद रखना। 3 प्रकार का द्वंद्व हमारे अंदर होता है, ग्राह्य ग्राह्य, परिहार परिहार और ग्राह्य परिहार। नाम अटपटे लग रहे हैं, सीधे नाम है ना। ग्राह्य ग्राह्य का मतलब दोनों ही विचार ग्रहण करने वाले हैं, मतलब पॉजिटिव है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे अंदर दो विचार तो आ रहे हैं दोनों में, है ना। अब दोनों ही विचार पॉजिटिव आ जाए तो कौन सा द्वंद्व हो जाता है? ग्राह्य ग्राह्य, मतलब स्वीकार करने वाले। इसको हम क्या कह सकते हैं? और स्वीकारात्मक, है ना, स्वीकारात्मक द्वंद्व या फिर सकारात्मक द्वंद्व। मतलब ऐसा द्वंद्व, ऐसे दो विचार जो दोनों ही स्वीकार करने योग्य है, स्वीकारात्मक हो गए या ग्राह्य ग्राह्य हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है? परिहार परिहार, मतलब छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर? स्वीकारात्मक, है ना, या छोड़ने योग्य या नेगेटिव, नकारात्मक विचार। मतलब जब हमारे अंदर दोनों ही विचार, दोनों ही परिस्थितियां कैसी हो जाए? नकारात्मक पैदा हो जाए। नकारात्मक कैसे? कि दो विचार पैदा हुए लेकिन दोनों ही विचारों को छोड़ना चाहिए, ऐसे विचार है। किंतु दोस्तों द्वंद्व पैदा हुआ तो दोनों में से एक को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्यों? विचार आए, है ना। ऐसी इसमें से स्वीकारात्मक दोनों विचार कैसे है? स्वीकार करने योग्य, लेकिन हम दोनों को तो नहीं दोनों को तो स्वीकार नहीं कर सकते, दोनों पर तो नहीं चल सकते। चलना तो एक पर ही, क्यों भाई? मैं खड़ा हूं 2 राह पर, तो एक ही तो रास्ते पर जा पाऊंगा मैं, कि एक मैं अकेला दोनों रास्तों पर एक साथ चला जाऊंगा। मान लो आप उदय मोड़ पर खड़े हो, आप एक तो रास्ता जा रहा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ, एक जा रहा सालोदा की तरफ, तो आप अकेले दोनों रास्तों पर एक साथ चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। चलना तो एक पर ही है। तो यदि सकारात्मक है, स्वीकारात्मक है, तो इसका मतलब क्या है कि सालोदा वाला रास्ता भी अच्छा है और गवर्नमेंट कॉलेज वाला भी अच्छा है, लेकिन चलना तो एक ही है। लेकिन ये बात है कि दोनों पे से कोई से पे भी चले, दोनों ही अच्छे हैं। ये तो हो गया सकारात्मक। दूसरा क्या है? परिहार परिहार। अब पता लगा कि सालोदा वाला भी रास्ता सही नहीं है, सही नहीं है, मतलब दोनों ही छोड़ने योग्य है, लेकिन मजबूरी है कि जाना तो है एक पर से, कोई सा भी छोड़ दे, जिसको भी छोड़ेंगे छोड़ दे, लेकिन एक तो अपनाना, वो एक को अपने, कोई सा भी अपनाना, वो भी कैसा है? नकारात्मक। तो ऐसा द्वंद्व क्या कहलाता है? परिहार परिहार। परिहार मतलब छोड़ना, है ना। ग्राह्य मतलब स्वीकार। तो परिहार परिहार हो गया। और तीसरा क्या है? ग्राह्य परिहार द्वंद्व। समझ गए अब क्या हो गया इसका मतलब? एक विचार आया पॉजिटिव और एक आया नेगेटिव। ग्राह्य है और एक, मतलब एक विचार तो ऐसा है जिसे हम स्वीकार करें तो अच्छा लगेगा, और एक साथ में ऐसा आ गया जिसे स्वीकार करें तो बुरा लगेगा। मतलब परिहार मतलब एक तो स्वीकार करने योग्य है और एक छोड़ने योग्य, ठीक है। ये हो गए ग्राह्य और परिहार। तो पहले तो समझ गए तीनों का, ग्राह्य ग्राह्य, परिहार परिहार और ग्राह्य परिहार। और भी कोई शब्द आ जाए इनकी जगह तो क्या आ सकता है? स्वीकारात्मक, अस्वीकारात्मक
और स्वीकारात्मक अस्वीकारात्मक, है ना। या फिर स्वीकार करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, दोनों ही। इसमें से एक छोड़ने योग्य और दूसरा नहीं छोड़ने योग्य, है ना। एक में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कैसे भी आ जाएगा। अर्थ निकलना चाहिए कि एक हमारे लिए अच्छा है और दूसरा हमारे लिए बुरा है। अब इनके अर्थ समझ गए। तो पहला मैं समझा रहा हूं उदाहरण से, है ना। ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, इसका अर्थ समझ गए आप। मतलब जब व्यक्ति में दो प्रकार के विचार स्वीकार करने योग्य पैदा हो जाए, है ना। समझ गए। मतलब दो प्रकार के द्वंद्व तो पैदा हुआ, लेकिन दोनों ही कैसे विचार है, स्वीकार करने योग्य। तो वो कौन सा द्वंद्व कहलाएगा, ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। ठीक है। जैसे एक उदाहरण दे दो। अब मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं इसमें। जैसे इसका एक उदाहरण है, समझा दूं कैसे कि आपकी नौकरी लग गई, है ना। नौकरी लगने के बाद आपके लिए प्रस्ताव आते हैं विवाह के, शादी के। अब देखो विचार तो दो आने, तो प्रस्ताव कितने आएंगे, दो आएंगे। दो प्रस्ताव आपके सामने आए, दो लड़कियों के प्रस्ताव, तो नौकरी लगी है भाई, हजारों प्रस्ताव आ जाएंगे। बेरोजगार के लिए एक भी नहीं आता, कोई नहीं आता है ना। नौकरी लगी है तो हजारों प्रस्ताव आते हैं। तो दो प्रस्ताव आए दो लड़कियों के। अब दोनों ही आप समझ जाएंगे अब कि दोनों ही प्रस्ताव कैसे होंगे, दोनों ही लड़कियां कैसी होंगी, स्वीकार करने योग्य होंगी। क्योंकि सकारात्मक कैसा द्वंद्व है, ग्राह्य ग्राह्य। तो दोनों ही लड़कियां स्वीकार करने योग्य हैं, मतलब दोनों ही ऐसी हैं जिनमें से शादी हम कर सकते। लेकिन समस्या तो ये हो गई कि दोनों में से करनी तो एक से है। तो द्वंद्व का मतलब ही है कि विचार तो दो आएंगे लेकिन स्वीकार तो एक ही हो। जैसे मैंने उदाहरण दे रखा कि रास्ते तो दो हैं, सालोदार गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन जाएंगे तो एक पर ही। तो एक ही लड़की से विवाह होगा। अब समस्या आएगा किससे करें, क्योंकि दो प्रस्ताव आए। अब दो प्रस्ताव कौन कौन से वो देखें। एक लड़की पढ़ी लिखी, नौकरी करती है, लेकिन बदसूरत है, बुरी है, जो कहीं भी आपकी फ्रेंड सर्कल में दिखाने लायक नहीं है, कहीं भी घुमाने लायक नहीं है, किसी मीटिंग में ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि नौकरी शुदा तो है लेकिन बदसूरत है, बुरी लगती है। अब हुआ ना, कैसा विचार आया, सकारात्मक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि नौकरी शुदा है, इनकम लाएगी, पैसे लाएगी, तनख्वाह लाएगी, तो स्वीकार कर ले। ठीक है, एक प्रस्ताव। लेकिन साथ में क्या जोड़ दिया, बदसूरत है। अब दूसरी देखें, दूसरा प्रस्ताव, दूसरी लड़की दुनिया की सबसे सुंदर है, खूबसूरत है, हूर की परी है, लेकिन अनपढ़ है, गंवार है ना, बिल्कुल अच्छी सभ्यता से बोलना नहीं जानती, तू तड़ाके से बोलती है। तो वो ना तो किसी फ्रेंड सर्कल में ले जाने लगे, क्योंकि ले जाएंगे तो इज्जत खराब होगी कि क्या गंवार को लिया है, तो वो गाना ऐसा। लेकिन सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। अब क्या करें, और सुंदर है तो खर्चा भी ज्यादा करेंगे, इनकम करती नहीं है, लाती नहीं है कुछ भी, लेकिन सुंदरता के कारण वो भी स्वीकार करने योग्य। अब समस्या आई, दोनों ही लड़कियां ऐसी है जो स्वीकार करने योग्य, एक तो पैसा लाने के कारण और एक सुंदरता के कारण। अब द्वंद्व पैदा हुआ तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम युवा हो, तुम्हारे अंदर द्वंद्व पैदा हुआ। क्या कि किससे करूं शादी, नौकरी वाली से करूं या सुंदरता से करूं, द्वंद्व पैदा हुआ। तो कुल मिलाकर दो लड़कियों का विवाह के लिए प्रस्ताव आना,
है ना। ग्राह्य ग्राह्य दोनों का उदाहरण बता रहा हूं मैं। दो लड़कियों का विवाह के लिए प्रस्ताव आना है, क्या कहलाएगा? ग्राह्य ग्राह्य। समझ गए? अब दूसरा लेते हैं। दूसरा कौन सा है ना? दूसरा द्वंद्व क्या है? परिहार परिहार, मतलब नकारात्मक। दोनों ही विचार कैसे? छोड़ने योग्य है ना, दोनों विचार अस्वीकारात्मक है। अब इसमें समझा दिया मैंने। इसका उदाहरण क्या है? इसी को चलो एक नाम और कहते त्याज्य द्वंद्व। त्याज्य द्वंद्व है ना। और एक क्वेश्चन आ चुका दोस्तों इसमें, इधर गिरू तो खाई और उधर गिरू तो कुआ। क्वेश्चन आया है कि ये किसका कौन सा द्वंद्व है? तो कौन सा है? परिहार परिहार। देखो, इधर गिरू तो खाई, मतलब खाई में गिरना भी बुरा, उधर गिरू तो कुआ, कुआ में गिरना भी बुरा। तो दोनों विचार कैसे हैं? यहाँ पर बुरे हैं। तो जब हमारे अंदर दोनों ही विचार बुरे पैदा हो जाए, त्याग मतलब छोड़ने योग्य हो, तो वो कौन सा द्वंद्व होता है? परिहार परिहार। ठीक है। तो ऐसा कोई उदाहरण आ जाए जिसमें ये क्लियर हो जाए कि दोनों ही विचार, दोनों ही परिस्थितियां को मैं तो छोड़ना चाहूंगा, तो कौन सा द्वंद्व होगा? परिहार परिहार। उधर तो दोनों ही परिस्थिति ऐसी है कि मैं मौका मिल जाए तो दोनों को स्वीकार कर लूं, कौन सा हो जाएगा? ग्राह्य ग्राह्य। क्लियर। और तीसरा द्वंद्व कौन सा है? ग्राह्य। तीसरा ग्राह्य परिहार द्वंद्व है ना। ग्राह्य परिहार द्वंद्व मतलब क्या हुआ कि दो विचार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक छोड़ने योग्य और एक स्वीकार करने योग्य, ग्राह्य और परिहार। ठीक है ना। अब इसका उदाहरण देखो क्या है कि उदाहरण जरूर याद रखो, तो ये चीज भूल जाओगे, उदाहरणों से क्लियर हो जाएगा कंटेंट आपका। पहले का उदाहरण मैंने क्या दिया कि दो लड़कियों के प्रस्ताव, दूसरे का इधर गुरु तो कुआ उधर गुरु तो खाई, और तीसरे बहुत बढ़िया उदाहरण आपकी अवस्था एज के अनुसार, लव मैरिज है ना, मतलब अपनी प्रेमिका से प्रेम विवाह करना। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? प्रेमिका से प्रेम विवाह करना, लव मैरिज करना, अपनी लवर से लव मैरिज करना, प्रेमिका से प्रेम विवाह करना। दोस्तों उदाहरण तो बहुत दे सकता हूं, लेकिन ये ऐसे उदाहरण है जो शायद आपको जल्दी याद हो, है ना, क्योंकि तो रुचि है इसमें। तो प्रेमिका से प्रेम विवाह करना। अब देखो कैसे, लवर है, प्रेमिका है, अब घर वाले तो कहते हैं कि इससे विवाह मत करो। देखो द्वंद्व कौन सा चल रहा है? ग्राह्य परिहार, कि स्वीकार करूं और छोड़ू भी। कैसे? अब कैसे हुआ ये उदाहरण फिट इसमें कि घर वाले तो कहते हैं कि विवाह, इससे शादी मत करो, है ना, वह द्वंद्व। घर वाले तो कहते हैं शादी मत करो, और भाई प्रेम का है तो शादी तो करनी पड़ेगी, वो कहते हैं मुझसे शादी करो। अब द्वंद्व पैदा हुआ कि यदि प्रेम का की बात माने, मतलब स्वीकार करें, तो घर वाले नाराज, और घर वालों की बात माने प्रेम का नाराज, है ना, मतलब एक को स्वीकार करो और दूसरे को अस्वीकार। अब जिसको स्वीकार करेंगे दूसरा स्वीकार नाराज हो जाएगा। घर वालों को स्वीकार करें प्रेम का नाराज, प्रेम का वो हाँ करे तो घर वाले नाराज। तो कैसा द्वंद्व हो गया? ग्राह्य परिहार हो गए। प्रेमिका से प्रेम विवाह करने की सोचना कैसा द्वंद्व है? ग्राह्य परिहार।
तो दोस्तों ये 3 द्वंद्व होते हैं, तीनों को याद रखना। सीधे सीधे हो गए ग्राह्य ग्राह्य, पर्याय पर्याय और ग्राह्य पर्याय हो गए। और चौथा रोग और है दोस्तों, वो कौन सा है बताया मैंने आपको बोर्ड पर, दुश्चिंता, है ना। चौथा क्या है, दुश्चिंता, एंजाइटी। फ्रायड ने बताया ये एंजाइटी जो दुश्चिंता शब्द किसका है, फ्रायड। अब दुश्चिंता कैसे, वैसे मैं इसको और विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा जब फ्रायड का मैं विकास समझाऊंगा आपको। फ्रायड के अनुसार फ्रायड का विकासात्मक सिद्धांत तब ये आएगा दुश्चिंता। और संक्षिप्त में यहाँ मैं बता, दुश्चिंता क्या है, ये भी एक मानसिक रोग है। वो कैसे देखें दुश्चिंता। अच्छा एक उदाहरण बताइए आप, जल्दी से मैं पूछ रहा हूँ कि आप और आपके साथ एक छोटा सा बालक 4 साल का, दोनों रास्ते पर जा रहे हैं, है ना। और रास्ते में अचानक सामने शेर आ जाता है। आप सोचकर बताइए, जल्दी से सोचिए कि कौन डरेगा, आप डरोगे या वो बालक डरेगा? निश्चित है आप डरोगे, वो बालक नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा वो बालक, और आप क्यों डरे? यही दुश्चिंता है, क्योंकि आपके अचेतन में पहले से वो शेर की प्रतिमा है। उस शेर के बारे में आप पहले से जानते हैं, है ना। और पहले से एकत्र पहले का ज्ञान, पूर्व ज्ञान कहाँ रहता है, हमारे अचेतन में रहता है। और उस बालक को पहले से शेर का ज्ञान नहीं है। पहले से शेर का ज्ञान नहीं है मतलब पहले से वो बालक के अचेतन में शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही दुश्चिंता है। अब मैं लिख दूं दुश्चिंता क्या है, अचेतन के दुखदाई विचारों का चेतन में आ जाना दुश्चिंता है। बस ये पॉइंट आप याद रखो, अचेतन के दुखदाई विचारों का चेतन में आ जाना ही दुश्चिंता है ना। देखो जितने भी अच्छे बुरे विचार हैं, पुराने विचार का मतलब पूर्व ज्ञान, वो सब हमारा कहाँ एकत्रित रहता है, अचेतन में, है ना। और जैसे ही उससे संबंधित कोई घटना हमारे सामने होती है तो वो अचेतन के विचार तुरंत उस घटना को देखकर कहाँ जाते, चेतन में आ जाते, है ना। अब जिसमें शेर का उदाहरण दिया, तो शेर का पूर्व ज्ञान हमारे अचेतन में है। पूर्व ज्ञान मतलब शेर कैसा है, शेर खा जाता है, शेर एक भयंकर घातक प्राणी है, वगैरह वगैरह हमारे अचेतन में है, और उस बालक के अचेतन में नहीं। तो अचेतन में दबे पड़े। जैसे ही शेर हमारे सामने आया, वो अचेतन के सारे विचार तुरंत कहाँ आ गए, चेतन में आ गए। और चेतन में आते फिर हम शेर से डर गए, डर करके हम भागने लगे, है ना। तो यही क्या है, दुश्चिंता है। बस इतना सा याद रखना, अचेतन के दुखदायी विचारों का चेतन में आ जाना ही दुश्चिंता। एक बात, दूसरी बात और दोस्तों लास्ट, वैसे वीडियो थोड़ा आज बड़ा हो गया क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा था, समझाने लायक था। क्या है दूसरा, कि हमेशा याद रखो दुश्चिंता। दुश्चिंता को क्या कहते हैं हम, चिंता। समझ गए ना, दुश्चिंता को क्या कहते हैं, चिंता। एंजाइटी डिक्शनरी में देखना, एंजाइटी का अर्थ चिंता होता है ना। दुश्चिंता या चिंता का संबंध, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों ये। दुश्चिंता या चिंता का संबंध भविष्य से होता है, भविष्य काल से होता है ना। याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। चिंता या दुश्चिंता का संबंध भविष्य काल से होता है ना। किंतु अब आगे देखो, किंतु इसको वर्तमान में अनुभव
किया जाता है। मतलब कि हम महसूस तो वर्तमान में करेंगे, लेकिन परिणाम इसका कब आएगा? भविष्य में आएगा। वर्तमान में, भूतकाल में नहीं आएगा दुश्चिंता का परिणाम, भविष्य में आएगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, कल भूकंप आएगा, कल आएगा, चिंता आज हूं तो अनुभव तो आज किया, परिणाम कब आएगा? कल। अब सोचो कि यदि आज अभी भूकंप आ रहा है तो हम चिंता थोड़ी करेंगे, मर जाएंगे या प्रभावित हो जाएंगे, है ना? अरे जंगल में मत जाओ, सांप काट जाएगा। कब काटेगा? जब जंगल में जाएंगे, मतलब भविष्य में। लेकिन महसूस कब कर रहे हैं? वर्तमान में। और वर्तमान में परिणाम नहीं आता कभी दुश्चिंता का। दुश्चिंता का संबंध हमेशा कब से होता है? भविष्य से होता है। और लेकिन अनुभव में महसूस कब करते? वर्तमान में। ये है आपका दोस्तों दुश्चिंता, और ये आपके क्या है? कुसमायोजन व्यक्ति के मानसिक रोग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, दैट्स ऑल। और पुनः मेरे यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे क्वालिटी क्लासेस GGC नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। और दोस्तों आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ाता है, मुझे और अच्छे वीडियोज और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देता है दोस्तों। इसलिए मुझे एक बात और कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कमेंट्स बहुत कम है, इसलिए दोस्तों मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, है ना, कमेंट्स जरूर डाला करें, जैसे भी आपको लगे, है ना। थम्स अप लगे, थम्स डाउन लगे, कमेंट्स जरूर डालें, है ना। कमेंट्स पढ़ने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने आप में सुधार। और दूसरा, यदि किसी प्रकार का कोई, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी डाउट हो, यदि इस टॉपिक से संबंधित हो या इस टॉपिक से बाहर का हो, कोई भी डाउट आपके है तो मुझे बेझिझक, बिना हेजिटेशन के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप आपको मौका मिले आप डाल दिया करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने। थैंक यू।